हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो बना रहा हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुल 12 लेक्चर का वीडियो बन चुका है और उस 12 लेक्चर में हम एक मिनट तार फंस गया है 12 लेक्चर में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, उसमें हम ज्योमेट्री सीखना और पैरा होगा कि डाया होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमने सब कुछ सीखा। ठीक है, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वह मेटल और लिगांड के बीच में जो प्रॉपर बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसी चीज़ को समझने के लिए एक न्यू थ्योरी लाया गया जिसको बोलते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लास 12th में है और BSc थर्ड ईयर में है। ठीक है, यहीं से BSc थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्टार्ट होती है। तो थर्ड ईयर वाले भी पढ़ेंगे और क्लास 12th वालों के लिए तो ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। यहाँ से अब बहुत से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में तो बहुत कम, लेकिन कंपटीशन के लिए यह सिलेबस में है, लेकिन मैं बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, वह हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसी को हाफ फॉर्म में बोलते हैं CFT। लोग बोलते हैं क्या पढ़े हो? CFT पढ़े हैं। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो, यह थ्योरी बताती है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है कि मेटल और लिगांड के बीच में बॉन्डिंग कैसा होगा। मेटल और लिगांड के बीच में बॉन्डिंग कैसा होगा। ठीक है, और देखते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। बहुत आराम से चलेंगे क्योंकि यह पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस पर है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आज भी बनेगा, एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे 3 वीडियो बनेगा, तब जाके पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है, ये नहीं कि अलग से चैप्टर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 का वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, टॉपिक क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ध्यान दो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को गिवन बाय दिस थ्योरी वाज given by H. Bethe, BETHE, BETHE एंड वहाँ पे लाइट जल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, B blank BLENCK blank in 1935। ठीक है, किसने दिया था? H. Bethe और B blank ने इस थ्योरी को दिया था 1935 में। कौन सी थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, यह थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? दिस थ्योरी, रेड पेन से दिखाई दे रहा होगा, दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से चलते हैं आज, द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल आयन, बोर्ड में लिखने के लिए आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ऐसे पॉइंट वाइज बनाकर आप लिखेंगे, दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल आयन एंड लिगांड। ठीक है, यह थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? यह थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि मेटल आयन और लिगांड के बीच में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है कि बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, यह थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक ही लाइन का है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल आयन and ligand are attracted by electrostatic
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक लाइन में थ्योरी समझ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, स्पेलिंग क्यों गलत हो जा रहा है भाई, ठीक है। इस थ्योरी क्या कहती है कि मेटल आयन और लिगांड के बीच में जो कोई बॉन्ड नहीं होता, एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है। वह कौन सा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब और थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको आप नोट्स तो मिलता ही रहेगा, जिसको राइट डाउन करना हो राइट डाउन करता रहे, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, बड़ा टॉपिक है सब, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला है कि मेटल आयन और लिगांड, यही ना है, इनके बीच का अट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो, लिगांड जनरली दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव लिगांड का कोई मतलब नहीं है। एक क्या होता है? निगेटिव लिगांड, जिसको हम क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। और दूसरा क्या होगा? न्यूट्रल लिगांड, ठीक है। अब कैसे इनका अट्रैक्शन होता है ध्यान दीजिएगा। लिगांड दो प्रकार का होगा। एक होता है निगेटिव लिगांड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज एनायन। और एक होता है न्यूट्रल लिगांड, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, केवल क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मेटल आयन आप क्या कंसीडर करेंगे? मेटल आयन मतलब क्या होगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। मेटल आयन कंसीडर एज कैटायन, यही ना होगा यार, मेटल आयन कंसीडर एज अ कैटायन। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की बात करेंगे, एनायन, कैटायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कैटायन, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर लिगांड एनायन है, अगर लिगांड क्या है? एनायन है, तो इसका अट्रैक्शन देखो, यह हो गया पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, और यह एनायन हो गया। कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ऑब्वियस सी बात है, आप आयनिक बॉन्ड में पढ़े हो कि भैया ये कैटायन है और ये क्या हो गया? एनायन है। तो कैटायन एनायन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कह रही है कि भैया मेटल आयन और लिगांड के बीच का जो अट्रैक्शन होता है प्योरली क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब बात आता है न्यूट्रल लिगांड। न्यूट्रल लिगांड में बेटा कोई चार्ज तो है नहीं, तो आखिर इनके बीच में कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? यह क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा है कि मेटल आयन और लिगांड के बीच का जो अट्रैक्शन है वो प्योरली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एनायन की तो बात समझ में आ रही है कि कैटायन तो मेटल आयन हो गया, कैटायन हो गया, और ये तो एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। तो कैटायन एनायन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन सर अगर न्यूट्रल लिगांड हो जाएगा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा? नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं होगा। और देखते हैं, अरे यार न्यूट्रल लिगांड है, जैसे मानो H2O है, अमोनिया है, न्यूट्रल लिगांड है ना, तो H2O में दो पोल बनेगा ना, बोलो, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल। देखो, या पार्शियल निगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, इसमें भी दो पोल होगा, बोलो। तो ठीक है, आओ देखो, यह क्या हो गया? यह कैटायन हो गया। अब न्यूट्रल लिगांड कैटायन की तरफ बॉन्डिंग करेगा तो इसमें दो पोल का फॉर्मेशन होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब न्यूट्रल लिगांड कैटायन की तरफ बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करता है तो न्यूट्रल लिगांड का नेगेटिव पार्ट और कैटायन के पॉजिटिव पार्ट के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं समझ में आया? हो रहा है क्लियर? तो इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगांड, negative part of dipole attract towards the cation by the electrostatic force of attraction। क्लियर हो रहा है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बोला कि मेटल आयन और लिगांड के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वह प्योरली क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और निगेटिव लिगांड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल लिगांड है तो इसमें डाइपोल होगा, डाइपोल में दो पोल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जब न्यूट्रल लिगांड होगा तो निगेटिव पोल से क्या होगा? कैटायन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छापना मिटाए।
अब देखो, बढ़ गया। पॉज करके जो लिखता हूँ लिख लिया करो रफ में, क्योंकि नोट्स जब मिलाओगे समझने में आसानी होगी। अब देखो, तो अब हम बात कर सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा है। समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और आप इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स में इंटर में पढ़े होगे कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो हम भैया मेटल को और लिगांड को भी एज अ कंसीडर हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। बोलो, तो जब पॉइंट चार्ज मान सकते हैं तो उस पॉइंट चार्ज के बीच में भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर ले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन एंड लिगांड कंसीडर एज अ, किसकी तरह कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब जब पॉइंट चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव हो गया और यह निगेटिव हो गया, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R डिस्टेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लाते यहाँ से आप बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, क्या, -Q1 Q2 अपॉन R। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 2 चार्ज पार्टिकल जब भी अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी, तो जब ऊर्जा निकलेगी तो वहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन और लिगांड के बीच का डिस्टेंस पता हो और उनके ऊपर चार्ज पता हो, तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स की हम बॉन्ड एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर हो रहा है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है कि भैया कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन और लिगांड हम क्या कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं कि इसको हम मानते हैं कि ये क्या है, बोलो, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज पे Q1 Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो बॉन्ड एनर्जी -Q1 Q2 अपॉन R। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, जब भी 2 पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करती है तो ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, और जब भी ऊर्जा बाहर निकलेगी तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, -चार्ज से। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब सारा खेल इस पे होता है d ऑर्बिटल का, क्योंकि मेटल आयन जो होता है जनरली ट्रांजिशन मेटल आयन होता है, तो ट्रांजिशन मेटल आयन में क्या होता है, d ऑर्बिटल होता है। तो अब जो हेडिंग होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ओरिएंटेशन ऑफ d ऑर्बिटल, कैसे ओरिएंटेशन ऑफ d ऑर्बिटल होता है लिगांड की तरफ। बढ़ा जाए, यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो नहीं है, ये सब मैं नोट्स में दिया हूँ। अब इसका हम कैसे इसमें स्प्लिटिंग होगा, तो ऑक्टाहेड्रल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर पर, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वह नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन आओ पहले देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ओरिएंटेशन ऑफ d ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ d ऑर्बिटल। ठीक है, d ऑर्बिटल आप जान ही रहे हो, कोई टेंशन है नहीं, कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हो। वह दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वहाँ चमक रहा होगा, सामने लाइट जल रही है इन्वर्टर वाली, उसको मजबूरन जाना पड़ता है कि लाइट चली जाएगी तो वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा बीच में ही। dxy ये सब मालूम है, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, यह दोनों क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करते हैं, सब मालूम है, लाई ऑन एक्सिस, और यह लाई इन बिटवीन एक्सिस। बोलो, ये एक्सिस पे लाई करते हैं, ये एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। मैं इंटरमीडिएट से ही पढ़ाते आ रहा हूँ। फिगर इनका डंबल शेप होता है, देखते जाओ, एक्स वाई वाई जेड, जिस जो नहीं पढ़ा भाई जान ले, एक्स जेड, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अभी किस प्लेन में होगा, एक्स वाई के प्लेन में, तो ये एक्स हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये एक्स हो गया तो -x मान लो,
इसको -y, ठीक है। ये वाई जेड में है। अरे सब 11 से पढ़ते आ रहे हो भाई, ठीक है। यह क्या है, dx², यह एक्सिस पर लाई करेगा, और यह जेड एक्सिस पर लाई करेगा, यह वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका नाम क्या है, dxy, क्योंकि वाई एक्स में है इसका नाम, dyz इसका नाम, dzx इसका नाम, dx², y² और dz², ठीक है। अब देखो d ऑर्बिटल में कुल 5 होते हैं, इनका नाम हो गया। 2 एक्सिस पर लाई करता है, एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। 2 और 3 एक्सिस पर लाई नहीं करता, उसको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो जब मेटल आयन क्या होता है, फ्री होता है। जब मेटल आयन फ्री होगा, जब किसी लिगांड से बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो इन डी ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। बोलो, इन डी ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। जब मेटल आयन फ्री स्टेट में है, किसी के साथ अभी कोई अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, मेटल आयन जब फ्री स्टेट में है, कोई भी लिगांड उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, तो मतलब डी ऑर्बिटल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और इस सेम एनर्जी डी ऑर्बिटल को बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है। तो जब भी मेटल आयन फ्री स्टेट में होगा, वह किसी लिगांड से बॉन्डिंग नहीं किया है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा उठाऊंगा मैं, पॉज करके लिख लेना, नोट्स में दे रहा हूं, ठीक है। डी जनरेट ऑर्बिटल मिटा रहा हूं, ठीक है। अब जब मेटल आयन फ्री स्टेट में है, तो उसकी एनर्जी क्या है, डी ऑर्बिटल की सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल। ध्यान देना, डी जनरेट ऑर्बिटल। यह dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz², ठीक है। यह डी जनरेट ऑर्बिटल है भैया, किसी से डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया है। अब इसकी तरफ लिगांड अप्रोच करता है, भैया मैं तुमसे अट्रैक्शन फोर्स करने आ रहा हूँ, तो जब भी लिगांड इसकी तरफ क्या होता है, अप्रोच करता है, तो डी जनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन डी जनरेसी इसकी एज सच रहती, मतलब यह ऑर्बिटल टूटेगा नहीं, बस इसके ये हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है। हाइपोथेटिकल क्या होता है कि भैया जब लिगांड इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसकी तरफ, ये मेटल आयन है ना, यह मेटल आयन का डी ऑर्बिटल है, जिसको हम क्या बोलें, डी जनरेट ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, सेम है। तो जब लिगांड इसकी तरफ अप्रोच करता है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ गई तो इसको एनर्जी क्या इंक्रीज कर गया, लेकिन नाम वही रहेगा dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz², ठीक है। अब अगर लिगांड एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है, तो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा, तो एक्सियल ऑर्बिटल पहले आएगा। तो एक्सियल ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगांड के उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो यह छटक के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो प्लेनर वाला ऑर्बिटल होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। अब कैसे पता चलेगा कौन एक्सिस से आ रहा है, कौन प्लेन से आ रहा है, वह डिपेंड करता है ज्योमेट्री से। ऑक्टाहेड्रल होगा तो वहाँ पे कुछ और होगा, टेट्राहेड्रल कुछ और होगा, स्क्वायर प्लेन कुछ होगा, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसमें आपको क्या समझना है कि मेटल आयन जब फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, मतलब एनर्जी सेम होती है। जब लिगांड अप्रोच करता है तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन इसकी डीजनरेसी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। अब यहाँ पे लिगांड जब अगर एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा तो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल टूट जाएगा। एक्सिस पे थ्रू अप्रोच करेगा तो एक्सिस वाला ऊपर चला जाएगा, नॉन एक्सिस वाला नीचे आ जाएगा। और अगर एक्सिस के थ्रू अप्रोच नहीं करेगा तो यह वाला ऊपर जाएगा, यह नीचे जाएगा। वह डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पे, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गया कि डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी टूट जाना। कब? जब लिगांड मेटल आयन डीजनरेसी यहाँ टूट रहा है। देखो एनर्जी बराबर थी, यहाँ पे कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो गई, कुछ की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय,
डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगांड, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा वह डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर, ठीक है। तो यहाँ तक कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हुआ, यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको, और इसका नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।